गुड आफ्टरनून। क्या तुम लोग लूडो खेलने तो नहीं आए हो? नहीं, जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से लगा मेरे को। ये है तो नहीं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आजकल मेरी मॉर्निंग है, दोपहर तुम्हारी होगी, है कि नहीं? कहाँ से है? यहाँ से। हम्म। पढ़ा था घर पे जाके। कल कोई था ऐसा जो नहीं आया था? लक्ष्मी जी नहीं आई थी? आप ही नहीं आए थे? वाह, ये अल्टरनेटिव क्यों आते हैं बेटा? हाँ, हम एक दिन में नहीं बदलते। चलो, कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? प्रोटीन आया ना? हाँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट किया था। हमने कहा था, चलिए देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्मेशन इज अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव होगा। और मैं आपको बताऊं, इन जनरल जितने भी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हैं, मोस्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो है वो डिहाइड्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे डीएनए फॉर्मेशन जो है वो डिहाइड्रेशन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक प्रोटीन ये ले लिया है जिसमें हमने पहले ग्लाइसिन लिया है, ये भी हमने ग्लाइसिन ही ले लिया है। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। ठीक है, और ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड का जो केमिकल नाम है, केमिकल नेम है, वो है एमाइड बॉन्ड। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। हालांकि ये सेकेंडरी एमाइड है। ठीक है, तो एमाइड है, और एमाइड में कौन सा है? सेकेंडरी है। इसी को हम दूसरे नाम से पुकारते हैं और वो है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो नेचर है वो कैसा है? कोवैलेंट है, वो तो जान ही रहे हैं। ठीक है, हमने फिर कहा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे। जैसे मान लीजिए हमें कोई अमाइनो एसिड का नंबर दे दिया जाए, तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं उसको हम बोल रहे हैं बेटा एन, और एन माइनस वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन अ प्रोटीन चेन। तो जैसे मान लीजिए कि एक इंसुलिन प्रोटीन है और उस इंसुलिन प्रोटीन में 51 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, तो 51 अमाइनो एसिड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? 50 होंगे। हाँ या ना? क्लियर है? क्योंकि दो के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो जितना भी टोटल होगा उससे एक कम होगा। समझ गए? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की हमने बात किया था। हमने कहा था प्रोटीन आर क्लासिफाइड इनटू द टू मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लेकर अगर हम बात करें तो दो तरह का प्रोटीन मिलती है, वो होती है फाइब्रस प्रोटीन और एक होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन जो है, आप जैसे मान लीजिए पैरेलल होती है, थ्रेड होते हैं और वो पैरेलल होते हैं वो एक दूसरे के, ये चीज है ऐसे, ये फाइब्रस प्रोटीन है, फाइबर फॉर्म में अरेंज होंगे। ठीक है, जैसे हम लोग अपने बाल बांध लेते हैं तो उसमें एक थ्रेड, दूसरा थ्रेड, तीसरा थ्रेड एक दूसरे के पैरेलल होता है, वो क्या हो गया? फाइब्रस हो गया। हाँ या ना? और कभी कभी हम लोग गले में मोतियों की माला पहनते हैं, हाँ या ना? पहन लेते हैं, वो क्या है? वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो दो तरह की है, हाँ या ना? फाइब्रस प्रोटीन की बात करें, हाँ या ना? तो फाइब्रस प्रोटीन की अगर हम बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन क्या है? द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर
and held by hydrogen bond and disulfide bond, and the formed structure look like fibrous. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रोटीन इज वाटर इनसॉल्युबल. प्रोटीन क्या है? वाटर इनसॉल्युबल है. मेरी बात समझिएगा. फाइब्रस प्रोटीन के एग्जांपल मैं अभी दिखा रहा हूं. तो पहली बात तो यह है कि द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, एक पॉइंट तो ये है कॉमन. दूसरा, हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड. समझ रहे ना? डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब होता है ऐसे, सल्फर फिर एक और सल्फर एटम, ये दिस इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, दिस इज अ डाइसल्फाइड बॉन्ड. अंडरस्टैंड? द प्रोटीन आर वाटर इनसॉल्युबल. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोटीन जो होती है वाटर इनसॉल्युबल है. क्या है? वाटर इनसॉल्युबल. और इसके एग्जांपल है केराटिन, मायोसिन, फाइब्रोइन. केराटिन जो है वो पाई जाती है हेयर में, ठीक है, नेल में, ठीक है, नेल में. और मायोसिन पाई जाती है मसल में. किसमें पाई जाती है? मसल में पाई जाती है, मसल में. और ये पाई जा रही है नेल में. ठीक है. और आपने ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता ये वाटर सॉल्युबल होती तो हम जैसे मोटे हैं, हम बढ़िया नहाने जाते, थोड़ा दुबले हो जाते, है ना, लक्ष्मी जैसे हो जाते, है ना, बोलिए. तो ऐसा नहीं हो पा रहा है. क्यों नहीं हो पा रहा है ना? क्योंकि हमारे मसल जो है वो वाटर इनसॉल्युबल है. क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि उसमें मायोसिन पाया जा रहा है ना. और कल मैंने एक गाना भी सुनाया था, समुद्र में नहा के मैं नमकीन हो गई. अगर मान लीजिए केराटिन वाटर सॉल्युबल होता, हीरोइन पानी में नहाने जाती समुद्र में, पता चला समुद्र से निकली और हो गई टकली, है ना, हीरो का सारा इंटरेस्ट खत्म, है ना. तो जो 7 जन्मों की कसम खाते हैं फिर वो 7 सेकंड भी ना चलता. फाइब्रोइन. तो 3 ऐसे प्रोटीन हैं जो कि वाटर इनसॉल्युबल है. तो जो फाइब्रस प्रोटीन है उसके लिए 3-4 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है. एक तो क्या है, इनके जो बैंड्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं, जो फाइबर्स है, वो एक दूसरे के पैरेलल रन करते हैं. दूसरा, इसमें 2 तरह के जो है बॉन्ड्स पाए जाएंगे, एक है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है डाइसल्फाइड बॉन्ड. तीसरा है वाटर इनसॉल्युबल है ना. एग्जांपल्स केराटिन हो गया, मायोसिन हो गया और फाइब्रोइन हो गया, है ना. और यहाँ देखिए हमने हाइड्रोजन बॉन्ड भी शो किया है और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी शो किया है. और ये देखिए 2 थ्रेड हैं जो कि एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल रन कर रहे हैं. आप चाहो तो इनको ऐसे भी बना सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं. ये मैंने बीच बीच में गोल गोल इसलिए बनाया क्योंकि ये अमाइनो एसिड है. ये क्या है बेटा? अमाइनो एसिड है. ठीक है. और ये बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड. बहुत बढ़िया, दिस इज अ पेप्टाइड बॉन्ड, है ना. क्लियर हुई मेरी बात बेटा? ये चीज है. तो ये हो गया. फिर आइए, यहां तक लिख लिया था. फिर आइए ग्लोबुलर प्रोटीन. दूसरी भी ना ग्लोबुलर प्रोटीन अभी बना रहा है. When the polypeptide chain fold itself in a manner to form a spherical-like structure is known as globular protein. समझाता हूं. होता ये है, जैसे मान लीजिए यहां थ्रेड है. क्या है बेटा? थ्रेड है ना. तो वो थ्रेड क्या होगा, आपस में फोल्ड हो जाता है. तो जैसे मान लीजिए ये थ्रेड चला, ठीक है, और ये आपस में ही क्या हो गया, फोल्ड हो गया. फिर थोड़ा चला, फिर आपस में फोल्ड हो गया, है ना. फिर चला, फिर आपस में फोल्ड हो गया. फिर चला, फिर आपस में फोल्ड हो गया, है ना. तो ऐसा लगेगा कि बीच में भी क्या है, लोब्स हैं, स्फेरिकल बॉडीज हैं. क्या है? स्फेरिकल बॉडीज है. तो स्फेरिकल बॉडीज बनी क्यों? क्योंकि वो आपस में ही क्या हो गए, फोल्ड हो गए, है ना. तो हमने कह दिया व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड इटसेल्फ, क्या हो रही है, इटसेल्फ फोल्ड हो रही है ना बेटा. ठीक है. किस मैनर में? स्फेरिकल लाइक, और इटसेल्फ लाइक स्फेरिकल बॉडी, है ना. ठीक है. स्ट्रक्चर एज नोन एज ग्लोबुलर प्रोटीन, है ना. एंड इज यूजुअली वाटर सॉल्युबल. ये वाटर सॉल्युबल होगा बेटा. ठीक है. एल्बुमिन और इंसुलिन, एल्बुमिन और इंसुलिन ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है ना. याद रहेंगे ना बेटा ये, है ना. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमने जहां पे छोड़ा था, यहीं पे तो हम लोगों ने छोड़ा था, बोलिए, है ना. ये चीज है. तो यहां से आइए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे. ठीक है.
और ये सिंपल है, परेशान होने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़े अब आराम से, बोलिए। चलिए आइए, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए 4 स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, हाँ या ना। इसीलिए मैंने कहा था केमिस्ट्री में हम 2D लेवल पे पढ़ते हैं, बहुत मन आ गया तो 3D लेवल पे पहुंच जाते हैं। फिजिक्स में भी 3D के आगे नहीं जा सकते। बायोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम 4D लेवल पे पढ़ रहे हैं भाई साहब, है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये चीज है। पढ़िए, व्हेन प्रोटीन हैव सम अमाइनो एसिड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा स्पेसिफिक सीक्वेंस से क्या लेना देना है। A specific sequence in a linear manner, क्या होगा, लीनियर मैनर। तो जब अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस लीनियर मैनर में मौजूद हो, हाँ या ना, और उस समय जो स्ट्रक्चर बनेगी हम उसको बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अंडरस्टैंड? कैसे? जैसे मान लीजिए ये बेटा ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है ना, और ये मेथियोनिन है, ठीक है, मेथियोनिन है, डन। तो ये एक सीक्वेंस है, ग्लाइसिन 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 एंड मेथियोनिन। इसमें 3 ग्लाइसिन है और एक क्या है, मेथियोनिन। लेकिन हमने एक प्रोटीन और बनाई, एक हमने और प्रोटीन बनाई, ठीक है, और इसमें हमने किया क्या, ध्यान दीजिए, ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन, मेथियोनिन, फिर ग्लाइसिन। क्या ये दोनों प्रोटीन सेम है? बोलिए, जिसको जो अच्छा लग रहा है बोलिए, क्या ये दोनों प्रोटीन सेम है? आपको तो दिख रहा होगा 3 ग्लाइसिन यहां पे है, 3 ग्लाइसिन यहां पर है और एक मेथियोनिन है। लेकिन यहां मेथियोनिन क्या है, टर्मिनल है, और यहां पर मेथियोनिन बीच में है। तो पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देंगे, ठीक है, अगर आप सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी, भले अमाइनो एसिड सेम रहे। When you change the sequence of an amino acid during the protein synthesis, the protein structure is also change. नेचर भी चेंज होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात, हाँ या ना, क्लियर है, ये चीज है। तो याद रखिएगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस का मतलब है कि वो सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। और फिर एक लीनियर मैनर आया। सीधा सीधा मैं बात करूं, जब हम अमाइनो एसिड को लेके पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं, पहली बार डिहाइड्रेशन हो रहा होता है, उस समय जो स्ट्रक्चर हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं ना, जब सिर्फ हमने अमाइनो एसिड को आपस में क्या किया, जोड़ा है, ठीक है, ये चीज है। नोट, अ प्रोटीन कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एज वेल एज चेंजिंग द अमाइनो एसिड। आगे और भी लिखेंगे, एज वेल एज चेंजिंग अमाइनो एसिड, चेंजिंग अमाइनो एसिड। मतलब अगर जैसे मैंने यहां ग्लाइसिन 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 लिया था, मैं ग्लाइसिन ग्लाइसिन वैलिन ले लूं तब भी चेंज होगा। अमाइनो एसिड को अगर बदल दूं तब भी बदलेगा, और अमाइनो एसिड को आगे पीछे कर दूं तब भी बदलेगा, हाँ या ना। अमाइनो एसिड को बदलेंगे तो बदलेगा ही बदलेगा, उसमें कुछ याद करने जैसी जरूरत नहीं है। लेकिन सीक्वेंस बदलेंगे तब भी चेंज होगा, हाँ या ना। क्लियर हुई मेरी बात? फिर आइए जरा इसको लिखिए बेटा तुरंत, इसको लिखिए, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ, ऊपर वाला नहीं हुआ था, बोलिए बेटा। उतनी जगह छोड़ दीजिए बेटा, अभी लिख लीजिए।
डन। डन, लिख लिया बेटा। चलिए, ठीक है, डन। जरा इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखिए बेटा, ठीक है। इट इज फॉर्म व्हेन फोल्डिंग अकर इन अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, मेरी बात समझिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका ये है, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सी बात है। क्या है? प्राइमरी, मिट्टी जाओ, हाँ, ये क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे घुमाएं हेलिक्स फॉर्म है ना, जैसे वो होता है ना शादी में, शादी होती है, शादी देखी नहीं देखी? हाँ होती है। फिर दुल्हन को लेते हैं, ऐसे से घुमाते हैं, है ना, ऐसे करते ना। कभी कभी आप लोग भी किए होंगे, रस्सी से, दुल्हन थोड़ी जो भी करोगे, रस्सी पकड़ के ऐसे से घुमाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक हेलिक्स बनता है कि नहीं बनता? हाँ या ना? तो अगर वैसे घुमा रहे हैं रस्सी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऐसा बनेगा, हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स, ठीक है, हाँ या ना? और कभी कभी रस्सी आप ऐसे पटकते तो आगे की ओर भागता है वो, ऑसिलेशन, हाँ या ना? तो कुछ इस तरीके से बनता है हॉरिजॉन्टल, हाँ या ना? तो जब रस्सी को ऐसे से घुमाएंगे तो हेलिक्स, और जब ऐसे पटकेंगे तो आखिरी तक जाती है ना वो एक, हाँ या ना? तो उसको बोलते हैं बीटा शीट। क्या है? बीटा शीट। ये बीटा शीट जो है, SHET शीट, ठीक है। बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स, ये दोनों कैसी हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, समझ रहे हैं ना? ये चीज है, बीटा शीट होता है, SHEATH, शीट, हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और देखिए यहां मैंने बना भी रखा है, हाँ या ना? तो इसमें बस वही है जो रस्सी से आप खेलते हो, ऐसे खेल रहे तो अल्फा स्ट्रक्चर है ना? और अगर ऐसे पटक रहे तो बीटा शीट है ना? और रस्सी को पहले जोड़ के बनाया होगा ना टुकड़ों से, प्राइमरी स्ट्रक्चर, है ना? तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये क्या है? दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर, है ना? क्लियर हुई मेरी बात? ये चीज है, तो इसमें कुछ नहीं है, हाँ या ना? देखिए ये अल्फा हेलिक्स है और ये बीटा शीट, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल क्या है? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, है ना? और प्राइमरी तो सीधा होगा, प्राइमरी तो सीधा होगा। कभी कभी लोग कहते हैं अभी तो हमको जानते नहीं, बहुत टेढ़े आदमी हैं, है ना? तो उनसे पूछिएगा कौन से वाले हो, अल्फा हेलिक्स वाले हो, बीटा शीट वाले हो?
है ना, कभी कोई टीचर भी बोल देता है गुस्से में, अभी तुमको जानते नहीं हो, है ना, पूछ लीजिएगा। मान लीजिए कभी हम ही बोल दें आपसे तो पूछ लीजिएगा, फिर हम तुमको पूछ देंगे अच्छे से। क्लियर है? तो दो स्ट्रक्चर समझ में आए। फिर आइए टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। फर्दर फोल्डिंग इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी प्रोटीन। अब जैसे मान लीजिए ये अल्फा वाला है, इसको ऐसे ऐसे करके फिर से और फोल्ड कर दें, वुलन बॉल जैसा, हाँ या ना। जैसे आप स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग जो है अल्फा हेलिक्स का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। पेन वगैरह में स्प्रिंग रहती है, उस स्प्रिंग को ऐसे खींचिए तो अल्फा हेलिक्स मिलेगा, और उसी को हाथ पे लपेट के ऐसे करके उसे बना लीजिए गुल्ला, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उस स्प्रिंग को एकदम खींच दीजिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में मिलेगी प्राइमरी स्ट्रक्चर, हल्का खींचिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और खींच के फिर ऐसे घुमड़ के बॉल जैसा बना लीजिए टर्शरी स्ट्रक्चर। हाँ या ना? क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आ गया ना क्या होता है? अरे हाँ या ना? नॉर्मली जो लेडीज लोग होती हैं जब शादी नहीं होती, जैसे आप लोग अभी शादी, तो बाल जो होते हैं एकदम स्ट्रेट होते हैं, आता है ना वो फ्लिप्स का स्ट्रेटनर, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही होता है ना, ऐसे वो धरती है धीरे 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 एकदम, हाँ वो स्ट्रेट होता है एकदम, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। उसी को फिर कर्ल करती हैं ऐसे, अल्फा शीट, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, है ना, वो सेकेंडरी है। बीटा भी बन जाता है, बीटा बनता है, ओ माय गॉड, हमको मालूम नहीं था, पता चलेगा हमको धीरे धीरे अब। हाँ ठीक है, और उसके बाद में देखता हूं वही बाल ऐसे ऐसे लेके गुंजा बना के, है ना, टर्शरी स्ट्रक्चर, है ना। और उसी टर्शरी स्ट्रक्चर में मैंने देखा थोड़ा सा छेद करेंगे, कुछ फूल लगा लेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, समझ रहे ना। नीचे टर्शरी स्ट्रक्चर, फर्दर फोल्डिंग इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आगे और फोल्डिंग अगर हम कराएं ऑफ अ प्रोटीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी प्रोटीन। इसका एग्जांपल पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना भाई साहब। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो पहले तो प्रोटीन की बात कर लें, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जितने जितने भी एंजाइम्स आप देखते हैं वो टर्शरी प्रोटीन के एग्जांपल है, लेकिन सारे नहीं, हमने यहां पे लिखा है मोस्ट ऑफ द, क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ द। इसका मतलब ऑल एंजाइम आर नॉट द एग्जांपल ऑफ टर्शरी प्रोटीन, सम आर क्वाटरनरी, सम आर क्वाटरनरी। टर्शरी प्रोटीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि उसमें कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे, हाँ या ना। तो इसमें पाए जाएंगे, पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, पढ़ के आ रहे हो भी, पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको होल्ड करता है फाइब्रस प्रोटीन, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था। फर्दर फोल्डिंग होगी तो उसमें वंडर वॉल फोर्स भी आ जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा ना, चार्ज हो गए अमाइनो ग्रुप में, NH2 और COH ग्रुप में चार्ज होंगे, और चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इन चार बॉन्ड की वजह से क्या होगा, इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाँ या ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि टर्शरी प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन से फोर्स होते हैं, ये यानी वंडरफॉल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरे हिसाब से सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाया नहीं जाएगा। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, व्हेन टू और मोर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म क्वाटरनरी प्रोटीन। टर्शरी, जैसे एक टर्शरी प्रोटीन ये है, एक टर्शरी प्रोटीन ये है, एक टर्शरी प्रोटीन ये है, आपस में लाके जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, क्वाटरनरी, हाँ या ना। मैथमेटिक्स में 3 + 3 6 होता है, यहां पर टर्शरी प्लस टर्शरी इक्वल टू क्वाटरनरी होगा, हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है ना, ये चीज है। कंबाइन टू ईच अदर फॉर्म क्वाटरनरी प्रोटीन, एग्जांपल है RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, हाँ या ना। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, एट हाई टेम्परेचर 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ब्रोकन और चेंज्ड बिकॉज ऑफ द बॉन्ड्स गेट ब्रोकन। टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एट हाई टेम्परेचर पे, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं, है ना। जैसे कभी कभी लोग डायलॉग मारते हैं, मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती, मैं कहता हूं उबला हुआ अंडा भी दोबारा वापस नहीं आता है,
एक बार उबल गया तो उबल गया, अब तो खाना ही ऑप्शन है ना, अब चूजा नहीं बन सकता। तो एक बार प्रोटीन डीनेचर्ड हो गई तो फिर काम खत्म। एनिलिंग से बचा सकते हैं, उसको ठंडा करके प्रिजर्व करके तो रख सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे तो फिर से एक्टिव हो जाएगी, हाँ या ना। लेकिन बॉयल करके फिर उसको हम नहीं कर सकते, हाँ या ना। अरे बोलिए, ये चीज है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, वंडरवाल फोर्स ब्रेक कर जाएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। विच रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब अब वो एंजाइम का काम नहीं करेगा। बोलिए बात सही है कि नहीं है, हाँ या ना। अक्सर आपने देखा होगा जब आपको फीवर होता है तो खाने का मन नहीं करता है, हाँ या ना। समझ रहे हैं ना कि बहुत सारे एंजाइम डीनेचर होने लगते हैं धीरे धीरे धीरे, समझ रहे हैं ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर से नीचे जाने पर और ऊपर जाने पर दोनों ही केसेस में एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं, बंद का मतलब स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, हाँ या ना। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, हाँ या ना। तो हमने प्रोटीन के बारे में फिर से, प्राइमरी प्रोटीन यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हाँ या ना, टर्शरी स्ट्रक्चर और फिर क्वार्टनरी और फिर डीनेचुरेशन। टर्शरी में कौन कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वंडरवाल फोर्स है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट, ये चीज है। डीनेचुरेशन में टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा टू ब्रोकन ऑफ बॉन्ड्स, और एक बार बॉन्ड ब्रेक हो गया फिर अब नहीं जुड़ेगा, हाँ या ना, क्लियर है, ये चीज है। तो कहां पे थे हम लोग, यहां पे थे, यहां से ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से, है ना, राइट डाउन करिए। क्लियर हुआ। एक हिंदी में दोहा है रहीम जी का, रहीमन धागा प्रेम का और ना तोड़ियो चटकाए, और टूटे से फिर न जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। सेम वही है बेसिकली, वो दोहा जो है डीनेचुरेशन पे बेस्ड है। इट इज एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन। एक बार टूट गया तो टूट गया। अब लक्ष्मी जी जो है नहीं आती कभी कभी, एक दिन मेरे गुस्सा लगी मैं बॉन्ड तोड़ दूंगा भाई, फिर मैं इनको पहचानूंगा नहीं, ये इन्हीं के लिए था, इनडायरेक्टली हम इन्हीं को बोल रहे थे। और कम से कम जीवन में लक्ष्मी उतनी नहीं है तो क्लास में तो आए, क्लास में भी नहीं आती हैं। कल से दिया लेके आएंगे, 2 अगरबत्ती लेके आएंगे, भभूत लेके आएंगे, जलाएंगे, आरती करेंगे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएंगे, सबको खिलाएंगे। हाथों में स्पीड लाइए, ऐसे लिखे जैसे पर्चा लिख रहे हैं मरीजों का, हर मिनट में 1000 रुपये फीस लेना है। नोट पॉइंट ये है, देखिए, द कॉइलिंग इन द टर्शरी स्ट्रक्चर इन such that non-polar amino acid are hiding inside the polar parts of the side chain of amino acid is exposed। होता है ये, कुछ नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, वो पोलर अमाइनो एसिड के अंदर आ जाते हैं, छुप जाते हैं, समझ रहे हैं ना, ये चीज है। ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, काफी डिटेल पॉइंट है ये।
थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। लिखता हूँ बड़े आराम से कुछ लोग लिखते हैं। कुंडली नहीं बनाना है बेटा, नोट्स बनाने हैं। बी फास्ट। अब कुछ लोग कोचिंग आते नहीं हैं, अल्टरनेट डे आते हैं और टी शर्ट और स्वेटर पे हाई लिखवा के आते हैं। ऊंचाई पे जाना है, आना रोज नहीं है। ठीक है, एकदम धकेल देंगे जीने से हमें। फायदा क्या है, इतने हल्के फुल्के हैं, चोट भी ना लगे। हम जैसे आदमी हो तो चोट भी लगे। हो गया। डन। डन बेटा, लिख लिया, डीएनएच लिख लिया। चलिए आइए, नेक्स्ट टॉपिक है वाइटामिन्स। कई लोग वाइटामिन्स कहते हैं, विटामिन्स भी कहते हैं। ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन जो है वाइटामिन्स है। ठीक है, और क्या है, क्या रोल है, जरा समझिएगा। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक है बेटा। ये चीज है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाइट इन अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर आप फूड पढ़े हो बायोलॉजी में, हाँ या ना, फूड पढ़ा है ना आपने, अरे डाइजेशन वाला चैप्टर हट गया, डाइजेशन हट गया। चलिए ठीक है, हट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जरा सुनिए, फूड दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेजर और माइनर। माइनर दोनों का क्लासिफिकेशन सिर्फ इस बात पे है कि कौन सी चीज ज्यादा मात्रा में चाहिए और कौन सी कम मात्रा में चाहिए। वेटेज दोनों का बराबर है, वेटेज दोनों को बराबर है। जैसे शादी में मंगलसूत्र भी चाहिए और सिंदूर भी चाहिए। अब मंगलसूत्र बड़ा होता है और सिंदूर चुटकी भर होता है कि नहीं। अब एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और जानेंगे कैसे रमेश बाबू, क्योंकि दोनों की बराबर है। अब रमेश बाबू यहां पड़े होते तो समझ में आता है ना। तो जो मेजर फूड है, जो माइनर फूड है, ये क्वांटिटी के बिहाफ पे हमने ज्यादा और कम की बात कर रहे हैं।
वरना बॉडी के लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, बॉडी के लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेजर में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आता है, प्रोटीन और फैट आता है। माइनर में विटामिन्स, ठीक है, और मिनरल आते हैं। समझ रहे हैं ना, विटामिन और ये बढ़िया है, विटामिन आएगा ही नहीं, और मिनरल, समझ गए ना, मिनरल आया ना। तो यही इसलिए कह रहे हैं विटामिन से, इसलिए कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये कम मात्रा में चाहिए तो हम विटामिन नहीं खाएंगे, मिनरल्स नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन खा के काम चला लेंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अभी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी से कुछ ना कुछ रोग होता है। सब कैसे होता है, कुछ बहुत सारे नहीं, सारे विटामिन की अगर किसी ना किसी विटामिन की अगर कोई कमी है तो उससे कोई ना कोई डिसीज होगा जरूर, है ना। मिनरल की कमी से भी दिक्कत होती है, कैल्शियम कम हो जाता है तो बोन्स दर्द नहीं करती, है ना। तो चाहिए सब। अभी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, कई बार लोग क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर देते हैं, फैट प्रोटीन लेने लगते हैं, कीटो बॉडीज बनने लगती हैं बॉडी में, कीटो बॉडीज बनने लगती है, कीटोसिस होने लगती है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। और बैलेंस डाइट का मतलब अगर एक शब्द में बात करें तो वो है जब आप किसी होटल में जाइए जो डिलक्स थाली छपी रहती है, दैट इज द बैलेंस डाइट। 2 सब्जी, 2 दाल, रोटी, पापड़, चावल, सलाद, मीठा और दही, दिस इज द बैलेंस डाइट, समझ रहे हैं ना। अच्छा, हम जैसे लोग क्या है, शादी बारात में गए, देखा पनीर, ओ माय गॉड, एवरेस्ट बना लेते हैं प्लेट में, है ना, बाकी सब छोड़ो, है ना। प्रोटीन प्रोटीन खा लेते हैं, आज चावल तो घर में रोज खाते हैं, है ना। ये चीज है, वो नहीं करने का, है ना, बैलेंस डाइट लेने का। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज ह्यूमन बीइंग, है ना। एंड डिफिशियंसी लीड्स टू डिसीज, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ग्रोथ करनी है, नहीं होगा तो क्या होगा, डिसीज होगी, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। वो अलग बात है कि विटामिन के कई सारे कॉम्प्लेक्स है, विटामिन 1, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, है ना, वो बात अलग है, समझ गया ना मेरी बात, ये चीज है। तो विटामिन का जो लिटरली मतलब है वो 2 वजह, वाइटल प्लस एमाइन। एक तो इसमें अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, और वाइटल का मतलब होता है जो जीवित रहने के लिए जरूरी है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। कहते नहीं यार उनके वाइटल्स चेक करके आओ, बोलते ना। तो वाइटल्स का मतलब क्या है, रिस्पायरेटरी रेट कितना है, हार्ट बीट रेट कितना है ना, पल्स वगैरह ये सब चेक करते हैं, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो वाइटल्स का मतलब है जिंदा रहने के लिए जो चीजें चल रही हैं, जो बताती हैं कि ये जिंदा है, वो चेक करके आओ। तो ये जिंदा रहने में मदद करेंगे, जिससे को अब इनको कह रहे हैं विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, फैट सॉल्युबल, और जो फैट सॉल्युबल होगा हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा, है ना, और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल है तो वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, है ना। यूरिनेशन क्या है इसके साथ समझ लीजिए। यूरिनेशन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक चीजें बनती हैं उनको एलिमिनेट करना। इट इज द प्रोसेस बाय विच टॉक्सिक सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी आर एलिमिनेटेड एज वेल एज एक्सेस थिंग्स आर आल्सो एलिमिनेटेड। आप चाहें जितना रात में पनीर खा लीजिए, बॉडी को जितना स्टोर करना है उतना ही करेगी, बाकी सब फीकल मैटर और यूरिनेशन के थ्रू निकल जाएगा। तो ज्यादा लालच करने का नहीं, है ना, क्लियर है, ये चीज है। तो फैट सॉल्युबल जो है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होगी। सिर्फ एक होता है जो स्टोर होता है, दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड विच इज स्टोर इन अवर बॉडी, है ना।
बाकी फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या हैं? द विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट और ऑयल आर कॉल्ड फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना। फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर इन अवर बॉडी, लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। कि लिवर में भी फैट होता है। आप कभी कभी डॉक्टर क्या कहता है, तुम्हारा यार लिवर फैटी हो गया, है ना। और मसल्स में भी फैट होता है। कभी कभी तो देखो मेरे मसल्स कितनी ज्यादा, मसल ज्यादा नहीं है, चर्बी चढ़ी हुई है, समझ रहे हैं ना, क्लियर है, चर्बी चढ़ी हुई है। तो एडिपोज टिश्यू जहां जहां होगा वहां वहां स्टोर होगा, है ना। वो क्या, वो आपने गाना ना सर, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ साथ रहेगा। तो जहां जहां फैट रहेगा वहां पर फैट सॉल्युबल विटामिन रहेगा, समझ रहे हैं ना, क्लियर है कि नहीं है। और इसके 3-4 एग्जाम्पल हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो डी का, क्या याद कर सकते हो, हाँ डी का, डी ई के ए, डी का, ठीक है, ये फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल जो है वो है WBC, वाटर सॉल्युबल विटामिन आर बी एंड सी, बस। W फॉर वाटर सॉल्युबल, B फॉर बी कॉम्प्लेक्सेस, C फॉर सी, विटामिन सी, है ना। मेरी बात समझ में आई, ये चीज है। तो ये आप फैट सॉल्युबल में कर लेंगे। वाटर सॉल्युबल का थोड़ा सा देखिए, द विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी एक्सेप्ट विटामिन B12। यानी 5 ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, है ना, A, D, E, K और विटामिन B12, इसके अलावा स्टोर नहीं होते हैं, है ना, क्लियर है, ये चीज है। विटामिन C एंड विटामिन B, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, ये वाटर सॉल्युबल है। मैंने कहा ना बी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कई बार। बॉडी में क्या क्या स्टोर होगा, विटामिन विटामिन बॉडी जो स्टोर नहीं करा पाई, विटामिन B1, B6, B2, हाँ या ना, ये स्टोर नहीं होते हैं। ई और के स्टोर हो जाते हैं, हाँ या ना। ए और डी स्टोर हो जाएगा, विटामिन B12 स्टोर हो जाएगा, हाँ या ना। या फैट सॉल्युबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट नॉट वाटर सॉल्युबल, तो ये वाटर सॉल्युबल है, या बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, हाँ या ना, ये चीज है। फिर एक क्वेश्चन और सिंपलीफाई पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन स्टोर इन आवर बॉडी, तो ऊपर क्या है ADE, एग्जामिनर पहला ऑप्शन यही रखेगा क्योंकि तुम रट के बैठे हो डी का, और डी का तुमको यहां धोखा दे जाएगी, तो डी का के चक्कर में ज्यादा नहीं रहने का, समझ गए ना, क्लियर है। साथ में विटामिन B12 भी है ना। मान लीजिए बोथ ऑप्शन ना हो, तब आप क्या टिक करेंगे, तो आप पहला टिक करेंगे, समझ गए ना। बोथ है तो टिक कर देंगे, बोथ नहीं है ना, तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। सर आपने कहा था विटामिन 12 स्टोर होता है, वहां नहीं था, हमने नहीं टिक किया, हम आज्ञाकारी स्टूडेंट हैं, आपकी थ्योरी के बियॉन्ड नहीं जाएंगे, है ना, क्लियर है। तो ADEK एंड विटामिन B12, these are the vitamins which are stored in our body, in which vitamin B12 is a water soluble and rest are fat soluble, clear। फिर है some important vitamins and their source and their deficiency, वो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ बेटा। विटामिन समझ में आया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में चाहिए और वाइटल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है, नॉर्मल ग्रोथ, है ना। एक आता है विटामिन E, है ना, उसके कैप्सूल भी आते हैं जिसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, है ना। कई लोग सुंदर होने के लिए खाते हैं, गोरा होने के लिए भी खाते हैं, ठीक है। तो कई बार फेयर एंड लवली काम नहीं करती, विटामिन E भी काम करता है ना। इवियन करके शायद आता है कुछ ऐसे, है ना। तुमको बड़ा मालूम है, पहले से खा रहे हो, अच्छा। नहीं अच्छा होता है, उसे खाना चाहिए, उससे जो है हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है, हेयर थिक होते हैं, सब चीजें।
जल्दी करिए बेटा, आज ही चैप्टर खत्म कर देंगे। देखिए मैं तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बातें पूरी करता हूँ, ये मत सोचिएगा। चार्जिंग पर लगा दीजिएगा, निकल जाए तो। देख लिया? क्लियर हो रहा है बेटा? ये अगर पॉइंट याद रखेंगे WBC ऑफ डी का तो याद हो जाएगा, ठीक है? वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, और क्वेश्चन आते हैं ये, जो भी ट्रिक बनवाते हैं याद रखिएगा, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ट्रिक बनवाने के पीछे रीजन यही होता है कि बहुत सिंपल वे में आपको याद हो जाए और क्वेश्चंस आपके ज्यादा से ज्यादा हो जाए।
डन, आगे बढ़ाएं बेटा। डन, सब हो गया, लिख लेने दीजिए। कर लिया, बढ़ेंगे ना। चलिए, सम इंपॉर्टेंट विटामिन एंड देयर सोर्स एंड देयर डिफिशियंसी। ठीक है, और सबसे पहले विटामिन ए, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैरेट में मिलता है। ठीक है, रेटिनॉल नाम का एक केमिकल पाया जाता है आई में, जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इसी से बनता है, विटामिन ए से। इसीलिए कहते हैं कैरेट खाइए, गाजर खाइए, जिनकी आंखें वीक होती हैं। ठीक है, विटामिन कैरेट में पाया जाएगा। फिश में बहुत अच्छा पाया जाता है। मैं आपको बताऊं, फिश और फिश ऑयल बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारी मेडिसिन में यूज होता है, बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इवन जो एरोप्लेन की जो पेंट्स होती हैं, जो पेंट जो रंगाई होती है, उसमें भी फिश ऑयल यूज होता है। ठीक है, वहां अपर एटमॉस्फेयर में कोरोजन से बचाने। तो कैरेट, फिश, लिवर ऑयल। अब लिवर ऑयल जैसे हम आदमी का तो लिवर खा नहीं लेंगे, दूसरे जानवर का खाएंगे। और किसी भी व्यक्ति का जो लिवर होता है वो 1.3 से लेके 1.5 kg का होता है, 1.25 किलो से लेके 1.5 किलो तक होता है। आदमी बगल से जा रहा हो आपके घर से, पकड़िए, खींचिए, लिवर निकालिए, छोड़ दीजिए, और शाम को फोन करिए, सर आज लिवर का दावत है ना, बताइए, क्लियर है ना। बटर में पाया जाता है, मक्खन वगैरह में, मिल्क में पाया जाता है, समझ रहे ना, ये चीज है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तब क्या होगा, इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ कार्निया। हार्डनिंग ऑफ अ कार्निया ऑफ आई, कार्निया तो आई में ही पाया जाता है। इसको बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया। ये जैसे नॉर्मल मूवमेंट होता है ना, ये होगा नहीं, ठीक है, हार्ड हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपने पढ़ा होगा, कहते हैं रतौंधी आ रही क्या, थोड़ा सा ना देख पाओ, कहीं लड़ जाता तो रतौंधी आ रही क्या, हाँ है ना, ठीक है, ये चीज है। तो नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया इज अ रिजल्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, हाँ है ना, क्लियर है, ये चीज है। फिर आई विटामिन बी 1, इसको बोलते हैं थायमीन, केमिकल नाम है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। थायमीन नाम है, THIAMINE, थायमीन। कहां कहां पाया जाएगा, ईस्ट में पाया जाएगा, ठीक है, मिल्क में पाया जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाएगा, और सीरियल्स में पाया जाएगा, अनाजों में। बेरी बेरी रोग होता है, याद कैसे करेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, कई लोग कहते हैं हमको भूख ही नहीं लगती, हम क्या करें, खासकर गर्ल्स में ये होता है, मम्मी भूख नहीं लगती, हम कैसे खा ले, जबरदस्ती मत किया करो, डांट देती है अपनी मम्मी को ही कभी कभी, है ना, है ना। और पता नहीं कौन सी मूवी है, देवदास वाला सीन है उसमें, उसमें गाना है बेरी पिया, है ना। अभी ऐसे चक्करों में पड़ोगे तो बेरी बेरी तो आएगा ही ना, और फिर भूख कहाँ लगती है ना, साजन दूर हो तो भूख वैसे भी नहीं लगती, बेरी बेरी, है ना। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, स्लो हो जाती है ना, ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। मैंने बहुत लेडीज को देखा है, वो दुबली रहना, इतना उनका क्रेज होता है दुबला रहने का,
कि आधा खाना नहीं खाती हैं, क्योंकि दुबली एक्चुअली होता है कि जो आदमी मोटा होता है वो ज्यादा एज का मालूम पड़ता है, जो दुबला उबला होता है वो कम एज का मालूम देता है। और लेडीज लोगों को भगवान, क्या ही मैं बोलूं, धरती रोक दें, थैनोस का गटलेट अगर आ जाए तो बस चुटकी बजा के पूरा समय रोक दें, पड़े ना बस समय, है ना। बट एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, है ना। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है, पत्ते वगैरह पर राइबोफ्लेविन लिखा रहता है, समझ जाइएगा। विटामिन बी है, विटामिन B2 है ना। फिर मिल्क में मिलेगा, एग वाइट में मिलेगा, है ना, लिवर में मिलेगा, है ना। चिलोसिस हो जाती है, चिलोसिस का मतलब होता है जैसे कभी कभी देखा होगा यहाँ पर लिप्स कट जाता है साइड से, इसको बोलते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कॉर्नर्स ऑफ माउथ, बेरी बेरी नहीं होता है, बेरी बेरी तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, देखिएगा एक बार। फिशरिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, और भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, है ना। ऐसा लगेगा तन बदन में आग लगी है, क्या लगा है, तन बदन में आग लगी है। कभी कभी घर वाले कह देते तुमको देख लेते तो पूरी बदन में आग लग जाती है, गार्जियन बोल देते हैं ऐसे, समझ रहे, आपके गार्जियन अच्छे होंगे नहीं बोलते होंगे, हमारे पहले बोल देते थे निकल लो, ठीक है। तब मेरे को ये नहीं पता था कि बर्निंग सेंसेशन जो है वो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 की वजह से होता है, ना मैं बोल देता कि विटामिन B2 की गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रहे हो, है ना। मिल्क खाइए, एग वाइट खाइए, लिवर खाइए, दिमाग मत खाइए मेरा, ठीक है। फिर विटामिन B6, पेरिडॉक्सिन, क्या है, पेरिडॉक्सिन, ईस्ट में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, सीरियल में मिलेगा। एक चीज है, मिल्क जो है बहुत चीजों के लिए सोर्स है, और आजकल लोग मिल्क नहीं पीते, करते रहते हैं। नहीं मिल्क पी रहे तो कर्ड पीजिए, दही खाइए, समझ रहे हैं ना, वो तो और अच्छा है। तो ये सारी डिफिशियंसी बचे, कन्वोल्यूशंस होता है इसकी डिफिशियंसी, ठीक है। फिर विटामिन B12, मीट में, फिश में, एग में, देखिए बहुत जगह पे फिश आ रहा है। देखिए विटामिन B12 का मैं एक चीज बताऊं, इसका जो सोर्स है वो नॉनवेज है, एग तो, फिश तो, मीट तो। अब ये वेजिटेरियन कहां से जाएं, इनके लिए तो कोई सोर्स है नहीं। कर्ड, कर्ड इज द ओनली सोर्स फॉर विटामिन B12 फॉर वेजिटेरियन। अब कुछ लोग क्या होते हैं मैं तुमको बताऊं, कुछ लोग इतने काबिल होते हैं कि नॉनवेज तो खाएंगे नहीं, वो ई कर देंगे, हम नहीं खाते, हम किसी की जान क्यों ले, है ना, नहीं खाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, मत खाइए, जबरदस्ती नहीं है ना। साथ में दही भी नहीं खाएंगे, दूध भी नहीं खाएंगे, बस रोटी लेंगे, दाल में डुबो लेंगे, खा लेंगे बस। अब बाद में कहेंगे मेरे कमर दर्द हो रही, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, मेरी आंखें जो हैं घूम रही हैं, चक्कर आ रहा है। भाई जब आप कुछ खाएंगे ही नहीं, बोलिए, क्लियर है ना। तो विटामिन B12 का सोर्स मेनली, मतलब ऐसा नहीं कि बाकी सब में नहीं पाया जाएगा, ये रिचेस्ट सोर्स है, जैसे मैंने ये लिखा है ना, तो ये रिचेस्ट सोर्स है, मतलब मैक्सिमली इसमें पाया जाता है, ऐसा नहीं कि बाकी सब में नहीं पाया जाएगा, समझ गए ना। पर्नीसियस अनीमिया काज करती है डिफिशियंसीज की, समझ रहे हैं ना, विटामिन B12। तो यहां पर मैंने लिखा है द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ विटामिन B12 फॉर वेजिटेरियन इज कर्ड। अब एक्सटर्नल सोर्स क्यों कहा, क्योंकि विटामिन B12 हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है इश्चेरिशिया कोलाई की मदद से। विटामिन B12 इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ इश्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई, समझ रहे हैं ना। तो हमारी बॉडी में भी बनता है। बाहर का सोर्स कर्ड है, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते। वो ऐसा है जो नहीं खाता, यहां पर देखिए हैं, 2 लोग हैं, 3, तुम भी नहीं खाते, अब नहीं खाते, पहले खाते थे, ठीक है, कोई बात नहीं है, अपनी अपनी इच्छा है, जबरदस्ती वाली कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है ना। विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। आजकल देखा होगा संतरे बहुत आ रहे हैं, 30-40 रुपए किलो मिल जाता है, 10 रुपए के 2-3 संतरे ले लीजिए और रोज खाइए 2, आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, दोपहर में खाइए जब कोचिंग से छूटते हैं, जो बुखार आता है ना, जुकाम आता है ना, सर दर्द होता है ना, ये सब कुछ नहीं होगा। और पहले मैंने बोला था अमरूद खाइए उस सीजन में,
किसी ने नहीं खाया, खाया था? हाँ। अब संतरा खाइए और दिन में खाइए, सुबह शाम मत खाइएगा, जुकाम होगा। दिन में खाइए एकदम बढ़िया धूप में। एक संतरा बहुत होता है, अगर मन है तो 2 भी खा सकते हैं, एक खाना जरूरी है। विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो ये है, ये सिट्रस फ्रूट में पाया गया और मैक्सिमली पाया जाता है गोवा में। कई बार हमको विटामिन सी से ये समझ में आता है कि ये खट्टा होगा, ऐसा नहीं है। गोवा इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, हालांकि सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, समझ गए ना। और स्कर्वी यानी ब्लीडिंग गम्स, देखा होगा कई लोगों के दांतों के जो गम्स होते हैं वहां से खून निकलता रहता है, है ना। ऐसा नहीं हो किसी का खून चूस के आए हैं, ठीक है, स्कर्वी, ठीक है। फिर विटामिन बी टी, विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट। अब होता क्या है कि कई लोग सन में बैठते नहीं कि हाँ नहीं हम तो काले हो जाएंगे, ठीक है। आप सनलाइट में बैठिए, कब? सुबह सुबह वाली किरण, शाम वाली जब लो इंटेंसिटी की होती है, समझ गए ना, उसमें बैठिए। साथ में फिश में मिलेगा, एक योक में मिलेगा जो पीला पीला होता है ना, अंडे का। रिकेट्सिया यानी बोन डिफॉर्मेटिस होता है इन चिल्ड्रन, देखा होगा कई बार पैर चिड़चे हो जाते हैं, है ना। क्लियर है। कई बार ऐसा हो जाता है ये पूरा पैर यहां से ऐसा इतना ज्यादा कर्व हो जाता है, लगता है धनुष से तोड़ के पैर बनाए गए हैं, होता है, देखा होगा किसी के, हाँ वही से। ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, सॉफ्ट बोन इन अडल्ट। इसका मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे हॉस्पिटल में 1-2 लोग आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब कहा बताइए, भैया बैठे ना कुर्सी से नहीं गिरे, चट स्पोन टूट गए। बस कुर्सी बैठे रहे बस, गिरे टूट गए, सॉफ्ट बोन है, टूट तो जाएगी, है ना। क्लियर है। तो विटामिन डी चाहिए, है ना, ये चीज है। फिर आइए विटामिन ई, है ना। अब इसमें देखो मैं बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, ये याद करने वाला पोर्शन है। विटामिन ई, इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। टोकोफिरॉल इसका केमिकल नेम है, टोको, हाँ टोको मतलब वो नहीं टोकना है दूसरे को, टोकोफिरॉल, हाँ। वेजिटेबल ऑयल में मिलेगा, सनफ्लावर ऑयल में मिलेगा। सनफ्लावर किसी ने खाया? सूरजमुखी, सनफ्लावर के सीड खाए जाते थे। सनफ्लावर हम लोग जब बहुत छोटे छोटे थे तो हम लोगों के वहां बोया जाता था, तो हम लोग पूरा छत्ता तोड़ लेते थे और दिन भर वही करते रहते थे, निकाला खाया, समझ रहे ना। पहले सनफ्लावर का ऑयल खाया जाता था, बहुत अच्छा होता है सनफ्लावर, ठीक है, ऑयल एक्सेट्रा। मस्कुलर वीकनेस, पुराने जमाने के लोगों को देखिए मस्कुलर वीकनेस नहीं होता था, अब देखिए कितना वीकनेस आता है। हमें को देखिए ऐसे ऐसे करने लगते हैं, बेटा आज बैठ खड़े नहीं हो जा रहा है ना, ये चीज है। इसीलिए कहते हैं सारे ऑयल खाने चाहिए, मस्टर्ड ऑयल खाना चाहिए, सनफ्लावर ऑयल खाना चाहिए, लिंसेड ऑयल खाना चाहिए, एक ही ऑयल पे डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, है ना। आजकल तो रिफाइंड आप लोग यूज करते हैं, है ना। वो कटरीना कैफ का ब्रेक आता है, ऑयल के पीछे से दिख रहा है उनका चेहरा, इतना फिल्टर, क्या जरूरत है इतना फिल्टर करने की। विटामिन के, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जैसे बंद गोभी, पत्ता गोभी, पालक अगर, है ना, इन सब इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। विटामिन के होगा तो फिर ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, उसकी डिफिशियंसी होगा तो ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, है ना। क्लियर है। तो फिर आप धमकी नहीं दे पाएंगे, काट लेंगे, पता चला बाद में खून नहीं जमा, व्यक्ति ही जम गया है, क्योंकि व्यक्ति फिर ना जमे। तो पहले तो खूब हरी हरी सब्जी उस आदमी को खाना चाहिए, विटामिन के बॉडी में खूब बांट लेना चाहिए, फिर धमकी देना चाहिए। बताओ, बैकअप भी होना चाहिए, प्लान भी, कि अगर उधर से ना होता है और हम इधर ये काम करते हैं गलत वाला, तो हमारा कम से कम डेथ, मतलब डेथ वाला केस तो ना हो, है ना। पता चला मजाक मजाक में चल बसे, है ना। और वो भी नहीं मिला, अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठे, है ना। समझे, समझ में आया विटामिन के, है ना। लिखिए बेटा। तो विटामिन जो है, विटामिन ए जो है, कैरेट में, फिश में, लिवर ऑयल में, बटर में, मिल्क में, बटर का मतलब चीज वगैरह में भी मिलेगा,
मिल्क की जितनी फर्मेंटेड चीजें हैं वो रिचेस्ट सोर्स होती हैं, जैसे कर्ड है, ये भी फर्मेंटेड है एक तरह से। चीज है, वो भी फर्मेंटेड है ना। चीज क्या है, वो भी फर्मेंटेड है। तो विटामिन ए कैरेट, फिश, लिवर ऑयल, बटर और मिल्क, इन सब में मिलेगा। हार्डनिंग ऑफ द कार्निया ऑफ आई, इसको जीरोप्थैल्मिया कहेंगे। और नाइट ब्लाइंडनेस। इसीलिए बोला जाता है खाने में तीन चीज अच्छी लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, मिल्क लीजिए और सीरियल्स लीजिए, दालें वगैरह लीजिए, है ना। और मैंने देखा बहुत लोग ऐसे हैं जो एक आधा सब्जी सिर्फ खाते हैं, और बहुत लोग आधे ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही या दो दाल खाते हैं, वरना दाल खाते ही नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है व्यक्ति यहाँ पे? कौन ऐसा व्यक्ति जो एक ही दो सब्जी खाता है? कोई तो होगा, बोल नहीं रहे हैं, है ना। परवल किसको समझ में आता है? परवल अच्छा लगता है? तुमको अच्छा लगता है? और करेला? करेला नहीं अच्छा लगता? इनको अच्छा लगता है, मंगल ग्रह से हैं। ये दोनों चीज हमको नहीं पसंद है, खा लेते वो अलग बात है। अब डांट खाना किसी को नहीं पसंद, पर खाना पड़ता है ना। तुम लोग हम ही से खाते होगे। हम तो कभी नहीं डांटे, ऐसे बोले हाँ। विटामिन बी 1 थायमीन कहाँ मिलेगा? ईस्ट में, मिल्क में, ग्रीन वेजिटेबल में और सीरियल्स में। बेरी बेरी कॉज करेगा, जिसका मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा, ठीक है। ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, जाहिर सी बात है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, है ना।
क्लियर? अच्छा, ठीक है, जरा न्यूक्लिक एसिड पढ़ाने से पहले थोड़ा उस पर आ जाइए, मुझे एक चीज समझानी है। बोर्ड पे, ठीक है, कोई भी न्यूक्लिक एसिड अगर है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड है, हालांकि हमें 2 ही न्यूक्लिक एसिड पढ़ने हैं, और उसमें एक है डीएनए और एक है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट ना, ये चीज़ है। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसकी डिफिनीशन क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आप हेडिंग डाल सकते हो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड है क्या, जरा वो समझ लीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, एक तो शुगर है, दूसरा बेस है, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है। अब पढ़ के आ रहे होंगे, ठीक है, ये चीज है, आया ना। जो शुगर है वो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन की शुगर है, ठीक है। बेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक है पेरिमिडिन, बहुत बढ़िया, पेरिमिडिन, आया ना। प्यूरिन 2 तरह के हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन 3 तरह का है, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। अनदर नेम ऑफ थायमीन 5 मेथिल यूरेसिल, 5 मेथिल यूरेसिल, ये नेम है थायमीन का, ठीक है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। जरा मेरी बात ध्यान दीजिएगा, जो शुगर है वो कुछ इस तरीके से है, ऑक्सीजन, ठीक है, और यहां पर CH2OH, ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। या ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक OH होगा, ठीक है, यहां पर एक OH होगा, और यहां पर भी एक OH ग्रुप होगा, ये शुगर है, ठीक है। डीएनए और आरएनए में फर्क है, डीएनए में इस ग्रुप की जगह पर यहां पर H पाया जाएगा, ठीक है, एक H और होगा बैलेंसिंग पूरा करने के लिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो एक H यहां होगा, एक H यहां होगा, एक H यहां होगा, एक H यहां होगा, हाँ या ना, वो हम बात नहीं कर रहे। तो अगर डीएनए का है तो यहां पर H होगा, आरएनए का है तो यहां पर OH होगा, हाँ या ना। तो जो शुगर है जो डीएनए में पाई जाती है, जो पेंटोज शुगर है, इसको बोलते हैं डीऑक्सी, क्या बोलते हैं? डी का मतलब रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो हमने ऑक्सीजन से रिमूव कर दिया, सही होता है 2-डीऑक्सी, जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है 2-डीऑक्सी, मतलब हमने ऑक्सीजन कहां से हटाया? कार्बन नंबर 2 से हटाया, है ना, तो दिस इज 2-डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हाँ या ना, क्लियर हो गए। अब एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो शुगर है, बेस है और फॉस्फेट है। अब जैसे सिंपली हम डीएनए की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, राइट ना। तो यहां पर यह जो OH है, हाँ या ना, OH, इस उसका O और ये बेस आपस में बना लेगा। कल हमने ये बॉन्ड पढ़ाया था, बन रहा था वहां पर
शुगर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, क्या होता है ग्लाइकोसिडिक। बेस में नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ता है तो उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना। यहां पर एक OH होगा ही होगा, है ना, और ये हो गया CH3 ACH2 OH। अब O चुकी है ना, तो H चला जाएगा, है ना, तो इससे लग जाएगा फॉस्फेट। क्या लग जाएगा? फॉस्फेट। हम यहां पे फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे तो यहां पर लग जाएगा PO4 माइनस माइनस, एक इससे बैलेंस हो गया, एक बच गया, दो बच गया, तो फॉस्फेट लग गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो बेस है वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो रहा है, कार्बन नंबर 2 फ्री है, कार्बन नंबर 3 का OH फ्री है, और कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट है, और ये कार्बन नंबर 4 हो गया, है ना। मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इससे ही सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो तुम लोग रटते हो वहां पर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, और मैं इसी को समझाऊंगा। बेस ने जिद पकड़ ली, बेस ने जिद पकड़ ली कि मुझे कार्बन नंबर 1 से अटैच होना है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 से ही अटैच होना है, ठीक है। तो बेस, ये ध्यान रखिए, बेस इज ऑलवेज attached with कार्बन नंबर 1। ये जिद है इसकी, ठीक है, समझ गए मेरी बात? क्लियर है, हाँ या ना। तो अब ये है 3'। अब आपने DNA पढ़ा होगा, ये बात समझ गए ना, आपने DNA पढ़ा होगा। DNA क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है, हाँ या ना, क्लियर है। अगर ये 3' है तो इधर क्या होगा? ये 5' है, हाँ या ना। और अगर ये 3' है तो ये 5' होगा, और ये क्या होगा? 3' होगा, हाँ या ना। ये 3 सही नाम अगर हम बोले तो होता है 3' OH, क्योंकि 3' पे क्या है? OH ग्रुप फ्री है, OH ग्रुप क्या है? फ्री है। और 5' पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, तो हम इसको बोलते हैं 5' फॉस्फेट। सही प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है 3' ग्रुप और 5' फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट की 5 वैलेंसी, कार्बन नंबर 5 पे, ठीक है। बोल बेटा। तो अगर हम और बातें लिखना चाहें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप है प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 5, लिख सकता हूं OH ग्रुप प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 3। इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है 135, और 135 ऑक्सीडेशन नंबर कहां कहां मिलता है? नाइट्रोजन फैमिली में। अरे बोलिए, नहीं, वहां पे +3 +5 मिलता है ऑक्सी एसिड में। ये मिलता है हैलोजन फैमिली में, +1 +3 +5 +7। ऑक्सी एसिड पढ़ाया था, है ना, ऑड नंबर्स है ना, तो याद रखिएगा 1 3 5। समझ गया ना? लक्ष्मी जी क्लियर हुआ? कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 1, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 1 3 5, बेस O और फॉर बॉब, याद रहेगा, है ना। अब बेस ने ये जिद पकड़ ली कि मुझे कार्बन नंबर 1 पे अटैच होना है, ठीक है। इसका फायदा हम कहां कहां उठाएंगे, जरा देखिएगा। होता यह कि जब नया न्यूक्लियोटाइड आता है, नया न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने के लिए OH ग्रुप फ्री होना चाहिए। अगर OH ग्रुप फ्री नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? OH ग्रुप क्या है? फ्री नहीं है। OH ग्रुप फ्री होना चाहिए, दूसरा न्यूक्लियोटाइड आके तभी जुड़ेगा।
दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमेशा OH ग्रुप से आके जुड़ता है। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा तुम लेके आओगे, हाँ या ना, तो तुम दूसरा कैसे जोड़ोगे? जब तक OH ग्रुप फ्री नहीं होगा कैसे जोड़ोगे? तो इसका OH और दूसरा जो आएगा उसका फॉस्फेट जुड़ेगा, तो फिर से उसका OH फ्री रह जाएगा, हाँ या ना। तो एक पॉइंट याद करेगा कि न्यू एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टेक प्लेस एट OH ग्रुप। न्यू न्यूक्लियोटाइड attached at OH group, OH group। इतना याद कर लोगे? बोल बेटा, क्योंकि अटैच कैसे करेगा सर? सर जी ये क्यों नहीं कर रहा, सर जी ये क्यों कर रहा है? इसके पास दो दो लोन पेयर है, फट से देने की कोशिश करेगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना। ऐसा नहीं बायोलॉजी पढ़ा रहा, केमिस्ट्री चल रही है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ पाए बेटा? अब इसका देखो कहां कहां फायदा होता है, ध्यान देना। ये है DNA, अब मैं स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं, ठीक है। ये है 3', अरे बोलो, ठीक है। ये है 5' और ये है 3'। अब ये 3' है तो इधर क्या हो जाएगा 5' और ये क्या हो जाएगा 3'। ये क्या है DNA, बोल बेटा, आया ना, क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से देख समझना, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। DNA से DNA बनाओगे, बोल बेटा, DNA से DNA बनेगा, रिप्लिकेशन। देखना क्या होगा, अब ये 3' इधर है, तो जो नया स्ट्रैंड आएगा वो क्या होगा 5'। जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा 5', है ना, एंटी पैरेलल बनाना है। तो ये हो गया 5' और ये क्या हो गया 3'। तो इसका 3' फ्री रहेगा, फिर एक न्यूक्लियोटाइड आएगा 5' से जुड़ जाएगा, 3' फ्री रहेगा, हाँ या ना। तो ये लगातार इस पे सिंथेसिस चलता रहेगा, है ना, बोलिए। तो जो स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5' होती है उस पे DNA कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होता है। The name of a strand which is used in continuous synthesis 3 to 5 strand, continuous strand and discontinuous, overall semi discontinuous, overall semi discontinuous। अब ये 5' है, तो 5' है तो नया जो स्ट्रैंड बनेगा, मैं नीचे बना रहा हूं, बोलो। तो जब नया बनाऊंगा तो 3' यहां बनेगा, तो 3' यहां बनेगा, तो यहां पर 5' आ गया। अब 5' आ गया तो इधर तो हम जोड़ नहीं सकते, है ना, क्लियर है। तो हमें ये क्या करना पड़ता है, फिर यहां से तोड़ना पड़ता है ताकि इसका क्या मिले 3' एंड मिले। तो हम ऐसे सिंथेसाइज करते, इसमें ऐसे, है ना। नया स्ट्रैंड हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, क्योंकि हमेशा 3' आगे क्या रहेगा, खाली रहेगा, है ना। तो एक बार ऐसे चलेगा सीधा और इधर थोड़ा थोड़ा। पढ़ा है ना DNA रिप्लिकेशन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो इसलिए क्योंकि बेस ने जिद पकड़ लिया कि अब उसे कार्बन नंबर 1 पे चाहिए। कार्बन नंबर 1 की वजह से ही एंटी पैरेलल है। द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ DNA इज ड्यू टू बेस इज ऑलवेज अटैच विद कार्बन नंबर 1। बेस इज ऑलवेज अटैच विद कार्बन नंबर 1। क्यों हुआ, देखो इधर देखो, ये है DNA कार्बन नंबर 1, नहीं, दिस इज कार्बन नंबर बेस, हाँ या ना। दिस इज कार्बन 1 2 3 4, हाँ या ना। ये हो गया 5 फॉस्फेट, बोलो सही है, हाँ या ना, क्लियर है। दूसरा बनाइए, यहां से देखिए कार्बन नंबर 1 से बेस अटैच हुआ, अगर ये 1 है तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अरे बोलो ये क्या हो गया 3, अरे बोलो ये उल्टा हो, हाँ 3, ये क्या हो गया 3 OH ग्रुप, हाँ या ना। अब इधर देखो फॉस्फेट फ्री है, इधर क्या है OH ग्रुप फ्री है, हाँ या ना।
तो एंटी पैरेलल हुए कि नहीं हुए? क्योंकि बेस ने जिद पकड़ ली थी कि उसे कार्बन नंबर 1 पे ही अटैच होना है ना। द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू बेस इज ऑलवेज अटैच विद कार्बन नंबर 1। इसके आगे लिख सकते हैं ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस डीएनए इज एंटी पैरेलल, है ना। ऐसे लिख सकते हैं द एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू बेस ऑलवेज अटैच विद द कार्बन नंबर 1। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ या ना। तो जो डीएनए का स्ट्रैंड 3 to 5 यूज हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है, और जो 5 to 3 यूज हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअस। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए कौन से डायरेक्शन में यूज हो रहा है? 5 to 3, है ना। अब आता है एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉली पूछा जाता है डीएनए पॉलीमरेज स्ट्रैंड को किस डायरेक्शन में रीड करता है? 3 to 5। ये सवाल पूछा गया है क्योंकि 3 to 5 रीड करेगा तभी तो बनाएगा उस हिसाब से, हाँ या ना। ये सारे क्वेश्चंस रिलेट करते हैं इससे जो वहां पर आप रटते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5, डिसकंटिन्यूअस की 5 to 3। क्योंकि जैसे ही तुम यहां पे आओगे तो तुम ऐसे बनाओगे, क्योंकि 5 डैश है ना, तो तुमको इसके अपोजिट क्या लाना पड़ेगा? 3 डैश, और ये हो गया 5 डैश। अब 5 डैश पे तुम आगे जोड़ नहीं सकते, 5 डैश पे तुम जोड़ नहीं सकते, तो फिर यहां पर तुम 3 डैश लोगे। अगर ये 5 डैश है तो यहां पर क्या होगा? 3 डैश। तो तुम ऐसे चलोगे, हमेशा डायरेक्शन क्या होगी? 3 to 5। हमेशा डीएनए के स्ट्रैंड का डायरेक्शन में लोगे 3 to 5, और जब 3 to 5 चलते हो तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, हाँ है ना। 3 to 5 दिस इज अप स्ट्रीम, दिस इज डाउन स्ट्रीम, हाँ है ना। क्लियर है? तो हम कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 3 डैश टू 5 डैश। क्योंकि जब 5 डैश वाला आएगा तो 3 डैश एंड हमेशा फ्री मिलेगा, तो उसी से जुड़ता चला जाएगा, है ना। तो इस पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स नहीं मिलेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इस पे मिलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे। और डिसकंटिन्यूअस की स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 5 to 3 डैश, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड 5 to 3 डैश, है ना। डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में डीएनए टेम्पलेट को रीड करेगा? 3 to 5, 3 to 5, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज, सारे क्वेश्चंस यहीं से हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 डैश टू 5 डैश रीड करता है। तो न्यू स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में बनता है? न्यू स्ट्रैंड, तो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है 5 to 3। न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज इन 5 to 3 डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन। बच्चा रटता रहता है वो सब, लोगों ने मिथ बना दिया बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट। पॉइंट तुमने पढ़ा ही नहीं। शुरुआत कहां से हुई? यहां से। ये यही नहीं है, आरएनए में भी है। आरएनए, ये तो डीएनए के लिए है भैया। आरएनए बनाना होगा तो आरएनए बनाने के लिए भी हम 3 to 5 डायरेक्शन लेंगे। इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसके अपोजिट वाले को कोडिंग स्ट्रैंड। तो जो 3 to 5 है वो क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि उस पर रख के हम एमआरएनए बनाएंगे। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5, कोडिंग स्ट्रैंड की 5 to 3। आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में रीड करेगा? 3 to 5। एमआरएनए किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 to 3। 4 पॉइंट हो गए। रटो, समझ गए? क्लियर हुआ? जिनको नहीं समझ में आया बुक लेके आइएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। मिटाऊं ये चीज है। मुझे ये डिस्कस थोड़ा सा कम करना था, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा था कि कुछ नहीं है, नथिंग। कोर पार्टिकल में जाइए, सब सॉल्व हो जाता है। यहां समझ में आया? आया ना? इतना लिख लीजिए बेटा, इतना लिखिए, फिर हम वहां पे जाएं। डायरेक्शन पूछ लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं।
व्हाट इज रिप्लियोसोम? नहीं मालूम? चलो ठीक। वो सारे एंजाइम जो डीएनए रिप्लिकेशन में यूज होते हैं उनको कलेक्टिवली रिप्लियोसोम कहते हैं। 13 एंजाइम यूज होते हैं। 13 enzymes are required for the synthesis of DNA from DNA, and these 13 collectively enzymes are known as रिप्लियोसोम। ठीक है। Molecular genetics is most interesting part. Genetics is also more interesting part. Actually, second part is very interesting part पूरी बायोलॉजी में। लिख लिया जल्दी से? अरे बोलिए। शुगर और बेस इन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। शुगर प्लस बेस इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। आया ना? डन। क्लियर बेटा? आए डायरेक्ट वहां नहीं जा पाते, फिर से जाना पड़ेगा वैसे। हाँ, नहीं नहीं, वो जहाँ वो स्क्रीन डायरेक्ट नहीं खुलती। हाँ तो भाई यार, आइए न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज अ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर इसलिए कह रहा है कि लिविंग सिस्टम में पाया जाएगा। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। है ना? जीन के बारे में पढ़ा होगा। इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, passes फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वही है न्यूक्लिक एसिड, जीन। न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ टू टाइप, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब 2 डीऑक्सी, आरएनए का मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना? डीएनए के लिए बात करें तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, पढ़ा के आ रहा हूं, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए वी गेट शुगर बेस एंड फॉस्फेट अलग अलग हो जाएगा। मैंने बोला था ना पॉलीमराइजेशन डिहाइड्रेशन है, वाटर से कराएंगे तो फिर वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। बोलिए, है ना? ये चीज है। शुगर प्लस बेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हम न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। इन दोनों के लिए हमने ये लिख लिया। क्लियर है बेटा? ये देखिए डीएनए, शुगर जो है बेस कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा, फॉस्फेट हमेशा कार्बन नंबर 5 पे, और इसका होल एन कर देंगे तो डीएनए मिल जाएगा।
हाँ या ना, क्लियर है, ये चीज है। शुगर की बात करें, अब एक एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। द शुगर विच इज फाउंड इन डीएनए इज राइबोस शुगर, 5' कार्बन शुगर है, 5 कार्बन की शुगर है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, है ना। कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप है, कार्बन नंबर 2 पे जो OH है उसका ऑक्सीजन हट जाता है तो डीऑक्सीराइबोस, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन नंबर 2, है ना, क्लियर। और इसमें शुगर कैसी है, बीटा डी, तो बीटा का मतलब है ये कार्बन नंबर 1 का OH जो है अबव है, प्लेन के ऊपर है, तो पढ़ा के आ रहे हैं। फिर डी का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, और डू 2 का मतलब कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन हटाया, है ना, तो बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, सही नाम डीएनए का, है ना। आरएनए में यही चीज है, बीटा पाइप हो जाएगा, डी होगा लेकिन ऑक्सीजन यहां से नहीं जाएगा, तो यहां सिर्फ किसका अंतर है, ऑक्सीजन का। यहां ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सेम है, शुगर दोनों में सेम है, हाँ या ना। बेस की बात करें तो इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों होंगे, जैसे बेंजीन में कार्बन 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 होता है, यहाँ पर कार्बन कार्बन सिर्फ नहीं होगा, नाइट्रोजन भी होगा। इट इज ऑफ 2 टाइप, प्यूरिन और पिरिमिडिन, पैरिमिडिन। प्यूरिन की बात करें तो इट इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, ये पूछा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कभी आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो इस तरीके से बना होता है, और एक स्ट्रैंड उसका बड़ा दिखाते हैं, एक स्ट्रैंड उसका छोटा दिखाते हैं, ध्यान दिया कभी, एक स्ट्रैंड उसका छोटा दिखाते हैं, फिर एक बड़ा दिखाते हैं और एक छोटा दिखाते हैं, ये भी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसको आप ऐसे समझिए, अगर दोनों स्ट्रैंड्स बराबर होते ऐसे तो जरा सही पे से पर्दा अलग हो जाता है ना, लेकिन ये कुछ ऐसे होता है, एक बड़े के एज पे दूसरा बड़ा आ जाता है ना, तो आसानी से टूटेगा नहीं, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और ऐसा इसलिए जो बड़ा स्ट्रैंड है वो प्यूरिन है और जो छोटा वो पिरिमिडिन है, क्योंकि पिरिमिडिन जो है सिंगल रिंग का होता है और प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो जब लाइन डायग्राम बनाते हैं तो एक बड़ा एक छोटा आमने सामने, क्योंकि प्यूरिन के साथ पिरिमिडिन पेयर करता है ना, एडेनिन के साथ ग्वानिन पेयर करता है और थायमिन के साथ साइटोसिन, तो हमेशा प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन आएगा, इसका मतलब एक बड़े के साथ एक छोटा होगा। तो वो जो रिंग है ना डबल रिंग, वो ये डबल रिंग इस तरह से दिखाई जाती है और सिंगल रिंग इस तरह से दिखाई जाती है। कभी देखिएगा ऐसा डायग्राम रहता है, कभी सोचा आपने ऐसा नहीं? जाइएगा देखिएगा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में दिखा रखा है वो है हेलिकल स्ट्रक्चर, आया ना। देखिए टफ नहीं है, मैं फिर बोला हूं, बातें तो पूरी बताई जाए, समझ रहे हैं ना, बातें तो बताई जाए। प्यूरिन की बात करें तो इट इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन को ए से और ग्वानिन को जी से, और दोनों को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन है ना, एडेनिन में 5 नाइट्रोजन है, 4 रिंग में और 1 रिंग से बाहर है ना, ठीक है। फिर ग्वानिन आइए, ग्वानिन में जो है फिर 5 है, 1 2 3 4 और 1 5, 1 रिंग के बाहर फिर है, टोटल 5 कितने नाइट्रोजन है, 5। अरे हाँ या ना, 1 रिंग में, 1 रिंग के बाहर और 4 रिंग में, हाँ या ना। ये आपको याद नहीं करना है, एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे फिर याद नहीं करना है ना। पिरिमिडिन की बात करिए तो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, यूरेसिल से ही थायमिन बनाया, 5 मेथिल यूरेसिल। पिरिमिडिन इट इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, है ना, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ द 3 टाइप्स, साइटोसिल, थायमिन और यूरेसिल। जरा इधर देखिए, ये है यूरेसाइटोसिन का स्ट्रक्चर, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 1 और 2 और 3, है ना, क्लियर है। और ये देखिए यूरेसिल, 1 और ये 2 नाइट्रोजन, 2n1, है ना। ये देखिए एमाइड बॉन्ड भी है, टोटल 2 नाइट्रोजन है, टोटल 3 नाइट्रोजन है ना। और ये देखिए यहां से काउंटिंग चालू करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां पे जब लगा देते हैं तो हो जाता है 5 मेथिल यूरेसिल, समझ रहे हैं ना मेरी बात, अरे हाँ या ना। ये देखिए यहां से सॉरी चालू होती नंबरिंग, गलत बोल गए, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 पे हमने CH3 लगा दिया, बन गया 5 मेथिल यूरेसिल, इसी को हम थायमिन कह रहे हैं,
है ना, मेरी बात समझे? इसका नाम पूछा जा चुका है 2 साल से 3 साल पहले, हाँ या ना? द मॉलिक्यूल वेट डिफरेंट बिटवीन थायमीन एंड यूरेसिल इज 14 यूनिट। ये सवाल मैंने बनाया था कि थायमीन और यूरेसिल में कितना वेट का डिफरेंस होता है। 14 यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। 14 का क्यों हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहां CH3 आ गया, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 3, कितना हो गया 15। लेकिन यहां पर पहले से एक हाइड्रोजन था नहीं, है ना? तो यहां एक्स्ट्रा कितना नाइट्रोजन बढ़ा, हाइड्रोजन बढ़ा 2, तो टोटल डिफरेंस कितना है 14। जिस दिन ये सवाल पूछा जाएगा उस दिन ये 99% बच्चे गलत करके आएंगे। क्योंकि अगर मेथिल है, बच्चों को याद होगा, तो पहला ऑप्शन 15 होगा। अगर किसी ने दिमाग भी लगा लिया कि एक मेथिल का वेट कितना होता है 12 + 3, तो 15 टिक करके आएगा, 14 कतई टिक नहीं करेगा। पहली बात तो बहुत सारे छोड़ देंगे। ये कैसा सवाल है? द वेट डिफरेंस बिटवीन यूरेसिल एंड थायमीन। किसी ने दिमाग लगा भी लिया, हाँ 5 मेथिल यूरेसिल होता है, तो जितना भी होगा उसमें 14 या 15 बढ़ गया होगा। अब पहला ही 15 ऑप्शन होगा, मैं आपको ये भी बता दूं। लास्ट ऑप्शन जाके 14 होगा, 16, 15, 14, 13 ऐसे होगा अप्रोक्सीमेटी में। ये फ्रेश क्वेश्चन है, जिस दिन पूछा जाएगा उस दिन समझ में आएगा। स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं? ये पूरा याद नहीं करना, बस एक बार समझ रखिए, हाँ या ना? ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, इट इज ऑब्टेन्ड बाय H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, PO4 ट्रिपल माइनस। इट इज एसिडिक एंड नेगेटिव चार्ज। डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है ड्यू टू फॉस्फेट। डीएनए एसिडिक इन सब्सटेंस है ड्यू टू फॉस्फेट। टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, हाँ या ना? तो डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक इन नेचर है ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, हाँ या ना? अभी देखिए शुगर है, शुगर से बेस और ये फॉस्फेट बन गया बॉन्ड। ये डबल बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। बेस बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, बाकी सब ये कोवेलेंट है। इसको बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, पता होगा। दिस इज फास्फोडाइस्टर, दिस इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस इज फास्फोएस्टर बॉन्ड। अगर यहां की बात, ये फास्फोएस्टर बॉन्ड है, ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है, समझ गए ना? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो 3 हाइड बॉन्ड पाए जाएंगे। फिर बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना? अब ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए दोनों तरह का पाया जाता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी डीएनए पाया जाता है, हाँ या ना? आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड। अरे हाँ या ना? HIV वायरस में तो SSRNA होता है, ये चीज है। आरएनए और तरह का होता है, एक होता है rRNA, एक होता है tRNA, एक होता है mRNA, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल, है या ना? फिर एक हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाया, देखिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, हाँ या ना? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाँ या ना? ये देखिए, और यहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक फिर से बना दिया, हाँ या ना? इसी को जोड़ते चले जाइए आप, इसी को आप जोड़ते चले जाइए, ठीक है? एक बार इसको पढ़िएगा, कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा फिर मेरे से पूछिएगा, है ना? क्लियर है मेरी बात? ये चीज है, ये देखिए, इसको लिख लीजिए, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर हो बेटा? ये चीज है।